श्याम जी ने मेरी लाइफ में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट किया है। गुरु आपको मिल जाए ना तो आपकी यात्रा बहुत आसान हो जाती है। मैं 2000 से ज्यादा ग्रेट लीडरों की मैंने बायोग्राफी पढ़ी है। जो जो भी ग्रेट लीडर हुए हैं उसकी लाइफ में गुरु का महत्व का रोल रहा। राम को वशिष्ठ विश्वामित्र गुरु मिले, सिकंदर को अरस्तु गुरु मिले, तो स्वामी विवेकानंद को रामकृष्ण परमहंस गुरु मिले। तो अपनी लाइफ में गुरु कौन है जो अपनी लाइफ में वैल्यू एडिशन करे, वो सब गुरु है। और दुनिया में मैं ग्रेटिट्यूड श्याम तनेजा जी को इसलिए देता हूँ, गुरु की एक ही भावना होती है कि मेरी शिष्य की तरक्की हो। तो आई लीड में श्याम तनेजा जी अंतकरण से सबकी तरक्की चाहते हैं। जो भी गुरु सबको पास कराना चाहते हैं, उसका जो शिष्य है वो अच्छा कर रहा है, वो तो अच्छा कर रहा है, पर जहाँ पे उसकी कमजोरी है उसके ऊपर फोकस देके उसको कैसे उसकी स्ट्रेंथ को लिवरेज दिया जाए। तो मैं श्याम तनेजा जी को ग्रेटिट्यूड करता हूँ। और आप सभी लाइफ में कुछ ना कुछ करना चाहते हो, उस सबको मैं वंदन के साथ अभिनंदन करता हूँ। मैंने 2000 से ज्यादा ग्रेट लीडरों की बायोग्राफी पढ़ी है। किसी की आप बायोग्राफी पढ़ते हो तो उसका 70-80 साल का जीवन का आपको निचोड़ 40-50 मिनट में मिल जाता है। तो 2000 महापुरुषों की बायोग्राफी का मैंने जो कंक्लूजन निकाला कि कोई भी लीडर, कोई भी सम्राट एक समय छोटा बालक ही था। चाहे आज बड़ा प्रधान बना हो, चाहे आज वर्ल्ड का कोई भी इलोन मस्क से लेकर कोई भी, इतिहास में भी जितने भी ग्रेट लीडर हुए हैं वो एक समय पे छोटे बालक ही थे। उसको कुछ उसने ड्रीम, कुछ इल्यूजन उसने पकड़ लिया और वो इल्यूजन आज रियलिटी बन गया, इसलिए वो दुनिया में गेम चेंजिंग करके गए। मेरा ये मानना है सभी लोग कंट्रीब्यूट करते हैं। पॉलिटिकल लीडर भी कंट्रीब्यूट करते हैं, सोशल लीडर भी कंट्रीब्यूट करते हैं, स्पिरिचुअल लीडर, रिलीजन लीडर भी कंट्रीब्यूट करते हैं। हर कोई आदमी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करता है। और दुनिया को वन वर्ल्ड बनाना है तो एंटरप्रेन्योर एक ऐसे वो है कि जो जातिवाद से, जोतवाद से, प्रांतवाद, पक्षवाद से ऊपर है। एंटरप्रेन्योर क्या करता है, रिसोर्स को जोड़ के लोअर रिसोर्स को हायर रिसोर्स में कन्वर्ट करता है। तो पृथ्वी में एंटरप्रेन्योर, और वो एंटरप्रेन्योर एथिक्स वैल्यू के साथ, जिससे प्रकृति का पोषण हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, ऐसी प्रोडक्ट बनाए। टाटा ने कंपनी बनाई तो टाटा ने इसलिए कंपनी बनाई कि जो साइंटिस्ट ने टेक्नोलॉजी के माध्यम से प्रोडक्ट बनाया हुआ है उस प्रोडक्ट को जन जन तक पहुंचाना है। तो एक एंटरप्रेन्योर रिसोर्स को जोड़ के लोगों को लाइफ को बेटर करता है। तो भावना वाले ग्रेट एंटरप्रेन्योर की अभी जरूरत है। और रिसोर्स इस दुनिया में एबंडेंस पड़ा है। आज रिसोर्स की कोई कमी ही नहीं है। पूरे ब्रह्मांड में इतने रिसोर्स है, पृथ्वी पे इतने रिसोर्स है। कहीं पे पैसा पड़ा हुआ है, कहीं पे टैलेंट पड़ा हुआ है, कहीं पे मानव बल पड़ा हुआ है, और मार्केट भी एबंडेंस में है। तो सबसे पहला क्रिएशन अपने माइंड में होना चाहिए, एबंडेंस वाला माइंडसेट, कि बहुत कुछ है, एबंडेंस है। सूर्य इतना मिल रहा है, भी उसकी एनर्जी को कन्वर्ट ही करना है। तो हर जगह पे एबंडेंस में रिसोर्स पड़ा हुआ है। जब तक अपना माइंड में स्पेस नहीं क्रिएट होगा तब तक वो रिसोर्स अपने को दिखेगा ही नहीं। तो सबसे पहले जो मैंने 2000 महापुरुषों के जीवन से निचोड़ निकाला कि मैंने मेरा माइंड का स्पेस बहुत बढ़ा लिया। तो एबिलिटी टू डील विथ पीपल, जितने भी ग्रेट लीडर हुए हैं उसके पास रिसोर्स के रूप में कुछ नहीं था। राम ने जब लड़ाई शुरू की तो उसके पास रिसोर्स में कुछ नहीं था। धीरू भाई ने जब शुरू किया तो रिसोर्स के नाम पे उसके पास कुछ नहीं था। प्रभुपाद ने शुरू किया तो रिसोर्स के नाम पे उसके पास कुछ नहीं था। और सबसे बड़ा रिसोर्स होता है आपका कॉन्फिडेंस, आपका एबंडेंस माइंडसेट। और अगर पहले वो क्रिएट हो गया फिर प्लग एंड प्ले ही है। तो मैंने जो सीखा समझा कि दुनिया में रिसोर्स एबंडेंस में पड़े हैं, उस रिसोर्स को कनेक्ट करने के लिए एबिलिटी टू डील विद पीपल। अगर आप प्राइम मिनिस्टर को आपका मित्र बना लेते हो, उससे आत्मीयता बना लेते हो, तो उसका रिसोर्स आपका रिसोर्स हो जाएगा। कोई संस्था का मुखिया है, उसको आप आपका बना लो तो उसके रिसोर्स आपके हो जाएंगे। कोई टैलेंटेड लोग है, उसको आप आपका बना लो
तो उसकी रिसोर्स आपकी हो जाएगी, उसकी बुद्धि, उसकी शरीर, सब कुछ आपका हो जाएगा। तो दुनिया की नंबर 1 स्किल है जो ग्रेट लीडरों ने सीखी, वो लोगों को अपना बना लेते थे। और लोगों को जब आप अपना बना लोगे तो लोग आपके लिए कुछ भी कर देंगे। तो पहला वो है। और एज ए एंटरप्रेन्योर, एज ए वेल्थ क्रिएटर, हमें दूसरा मैनेजमेंट सीखना है, फाइनेंस मैनेजमेंट, कि हमें रिसोर्स को लाके, रिसोर्स को ऐसी जगह पे लगाना है कि जिससे क्रिएशन, और क्रिएशन के बाद जो आता है वो सबको डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद भी आपके लिए एबंडेंस में रहे। तो ये पहली प्रायोरिटी होती है, एबिलिटी टू डील विद पीपल। और दूसरी फाइनेंस मैनेजमेंट। ये दुनिया में अमेरिकन लोग क्यों आगे हैं, वो इतने, मेरे गांधी जी को मैंने पढ़ा था, गांधी जी ने ये बोला कि भारत की प्रजा स्वार्थी नहीं है, वी आर इगोइस्ट पीपल। ईगो होने की वजह से हम कंपनी में किसी को स्पेस नहीं देते हैं। अमेरिकन वाले लोग राइट पर्सन फॉर राइट जॉब करते हैं, उसका स्टेक होल्डर अलग होता है और चेयरमैन, एमडी, सीईओ अलग होता है। हम कंपनी हम बनाते हैं और हैंडलिंग में हम किसी और टैलेंट को आने ही नहीं देते, उसको इतनी स्पेस नहीं देते जितनी हमें दे सकते हैं। तो फाउंडर है, उसको फाउंडर से करके चेयरमैन तक भी डेलीगेशन कर देना है। एमडी डेलीगेशन कर दो, सीईओ डेलीगेशन कर दो। आप कितनी स्पेस दोगे उतना आपका ग्रोथ होगा। तो वेल्थ क्रिएशन के लिए आपको राइट पर्सन पर राइट जॉब करना है। और आप अपने आप को जितना आपका आय छोटा करोगे उतनी आपकी तरक्की होगी। मैंने 2000 लीडरों की ग्रेट लीडरों की बायोग्राफी पढ़ी ना, उसका कॉमन कंक्लूजन ये था कि वो सब लोगों ने अपना आय छोटा कर लिया था। हमारा अहम जितना कम होगा उतनी इंक्लूसिविटी ज्यादा आएगी, उतना हमें किसी का अभाव नहीं रहेगा। और आय छोटा करने का मतलब किसी के हमें प्रभाव में भी नहीं आना है, ना हमें किसी के अभाव में रहना है, ना किसी के प्रभाव में रहना है। तो लोगों को साथ जोड़ना सबसे बड़ा स्किल है। और फाइनेंस मैनेजमेंट। तीसरा, हमें ऐसे सेक्टर में काम करना है जो अपकमिंग सेक्टर हो। आज मोरबी में बहुत पहले नलियां बन रहे थे, केवले जिसको बोलते हैं, रूफिंग टाइल्स होती है, छत के ऊपर लगाते हैं गांव में। तो उसका वैल्यू एडिशन उतना नहीं था। टाइल्स बनाने के बाद भारत का 92% सिरेमिक मोरबी में बन रहा है। और भारत की सबसे ज्यादा पर हेड इनकम है ना, वो मोरबी की बनी। तो सिरेमिक अपकमिंग इंडस्ट्री थी। तो वैसे जो इंडस्ट्री अपकमिंग है, मोरबी में क्लॉक की इंडस्ट्री थी, और क्लॉक की इंडस्ट्री अपकमिंग नहीं थी, डाइट इंडस्ट्री थी, मोबाइल आ गया था, तो वो इंडस्ट्री खत्म हुई। तो अभी मोरबी के लिए हम टॉयज इंडस्ट्री को प्लान कर रहे हैं कि टॉयज इंडस्ट्रीज में वैल्यू एडिशन ज्यादा है। प्लास्टिक लोखंड जाएगा पर टेक्निकल प्रोडक्ट की वजह से उसका वैल्यू एडिशन ज्यादा मिलेगा। तो हमें जो अपकमिंग सेक्टर है उस पर फोकस डाला है, जहां पे ज्यादा पैसा मिले उस सेक्टर में हमें काम करना है। और तो बैटरी ऑपरेटेड कार ही अपकमिंग सेक्टर है। हमें क्लस्टर बेस पे काम करना है। अकेला आदमी कुछ नहीं कर पाएगा, क्लस्टर बनेगा, इकोसिस्टम बनेगा तो ग्रोथ फास्ट होगा। तो उस तरह का पूरा डिजाइन थिंकिंग करना है। हम ज्यादातर क्या करते हैं, थिंकिंग के लिए टाइम ही नहीं निकालते, सीधा हम एग्जीक्यूशन में निकल जाते हैं। तो विजन को क्लियर करें, ड्रीम को क्लियर करें, और वो अपना ड्रीम खुद का नहीं रहता, टीम का ड्रीम बने, सबका ड्रीम बने। और उसको इस तरह का डिजाइन करना है कि जिसमें सबका इंक्लूजन हो, सब अपने अपने रोल का कंट्रीब्यूट करें। और हमें उस सिस्टम का एक छोटा सा पार्ट बनना है। आज मैं गुजरात में हूँ, तो गुजरात का चीफ मिनिस्टर हो, गुजरात का एमएलए हो, वो गुजरात एक कंपनी है, उसका हम छोटे से डॉट है। भारत एक कंपनी है, उसके हम छोटे से डॉट है। पृथ्वी एक कंपनी है, उसके हम डॉट है। हमारी थॉट की, हमारी भावना की, हमारे टैलेंट की एक लिमिटेशन होगी। अगर ग्रोथ करना है तो हमें इंक्लूजन में सबको इन्वॉल्व करना पड़ेगा। तो गुजरात में मुझे प्रत्यक्ष रूप में तक मिला है, तो गुजरात में वर्ल्ड के रिसोर्स को हमें यहाँ पे वेलकम करना है। वो रिसोर्स मनी का हो, वो रिसोर्स टैलेंट का हो, वो रिसोर्स कोई भी हो, उस रिसोर्स को हमें स्पेस देना है। और वो रिसोर्स आने की वजह से अपने लोकल रिसोर्स के साथ उसका को क्रिएशन होगा, और को क्रिएशन होने की वजह से उसका स्केल बहुत बढ़ेगा। तो गुजरात का अभी 285 बिलियन जीडीपी है, भारत का 2.75 ट्रिलियन जीडीपी है, चाइना का 17 ट्रिलियन है, अमेरिका का 22 ट्रिलियन के आसपास है। तो हमें
गुजरात का 285 बिलियन से 2032 में 1.5 ट्रिलियन करना है। तो 1.5 ट्रिलियन करो और भारत का 10 ट्रिलियन करना, उसमें 15% गुजरात कंट्रीब्यूशन करे। और पूरे वर्ल्ड का भी 100 ट्रिलियन के आसपास जीडीपी है, वो 2032 में 150-60 ट्रिलियन का जीडीपी होने वाला है। तो उसमें गुजरात 1.5 ट्रिलियन करे, मतलब 150 ट्रिलियन का 1% गुजरात कंट्रीब्यूट करेगा। अभी हम 285 में है, तो उसका रिवर्स इंजीनियरिंग करके गुजरात को किस तरह का एग्रीकल्चर में ग्रो कराना है, गुजरात का हर कोई आदमी को कैसे एसेट के रूप में क्रिएट करना है, उस तरह का डिजाइन थिंकिंग करके उस तरह का प्लान करेंगे तो ये बहुत आसानी से ये काम हो जाएगा। गुजरात के पास क्या क्या है, तो गुजरात के पास सी का, भारत का सबसे बड़ा दरियाई किनारा गुजरात के पास है। और एंटरप्रेन्योर प्रजा के लिए जो माइंडसेट चाहिए वो गुजरात के पास है। हर कोई एंटरप्रेन्योर बन सकता है, गुजरात में वो एक बॉर्न एबिलिटी है। अच्छा, उस एंटरप्रेन्योर को और नर्चर करना है और उसको एम्पावर करना है। तो इस हिसाब से गुजरात विश्व का आर्थिक पाटनगर बनेगा, आध्यात्मिक पाटनगर बनेगा। और गुजरात मतलब कोई बॉर्डर बांध नहीं ले रहा है, गुजरात एक रोल मॉडल के रूप में आएगा, जिसका कॉपी भारत करे, जिसका कॉपी वर्ल्ड करे। तो ये ड्रीम को इंस्टीट्यूटाइज करने के लिए मैं गवर्नमेंट में गया हूँ और 10 लाख एंटरप्रेन्योर भारत की विश्व की सेवा के लिए गुजरात में एथिकल एंटरप्रेन्योर गुजरात से दे रहे हैं। आज आप पॉलिटिकल लीडर गुजरात प्राइम मिनिस्टर एक दे सकते हैं, मंत्री 2, 3, 4, 5 दे सकते हैं, आईएएस अधिकारी भी 2, 3 हजार, 4 हजार, पर एंटरप्रेन्योर दुनिया के लिए गुजरात बहुत दे सकते हैं। तो मेरा जो गोल रहा है इंडिविजुअल, मुझे गुजरात से 10 लाख एंटरप्रेन्योर क्रिएट करके दुनिया के लिए देना है। तो अदानी एंटरप्रेन्योर हो गए, रिलायंस एंटरप्रेन्योर हो गए। मेरी जो सोच है, एंटरप्रेन्योर, मुझे ऐसे एंटरप्रेन्योर क्रिएट करना जो इंक्लूजन, सर्वस्पर्शी विकास करे, जिसमें कोई एक ही व्यक्ति का विकास नहीं हो, उसका हर किसी को उसका वाव फीलिंग है। जैसे कंपनी के सरकार के लिए स्वराज्य, सबको लगे कि गुजरात मेरा है, इसीलिए कंपनी को भी, कस्टमर को भी लगे ये कंपनी मेरे लिए काम कर रही है, इन्वेस्टर को भी लगे कि मैं इस कंपनी में इन्वेस्ट करता हूँ तो ये अच्छे कोर्स के लिए काम कर रहा है, उसको भी एक फीलिंग अच्छी है। काम करने वाले एम्प्लॉय को भी लगे कि मैं एक ग्रेट कंपनी में काम कर रहा हूँ। इस तरह के 10 लाख ग्रेट एंटरप्रेन्योर गुजरात से क्रिएट करने का एक विजन है। और 2032 से पहले गुजरात दुनिया के लिए 10 लाख एंटरप्रेन्योर देगी। और एंटरप्रेन्योर शुरू एक जगह से करता है, फिर उसके लिए क्राइटेरिया तो पूरी पृथ्वी रहती। अच्छा, अंग्रेज थे तो बहुत कम थे, पर अंग्रेज ने पूरी पृथ्वी को टारगेट कर लिया था। तो गुजरात पूरी पृथ्वी के कल्याण के लिए गुजरात काम करेगा। जहां पे गुजरात जाएगा वहां पे गुजरात बन जाएगा। तो गुजरात कोई भावना है, गुजरात और गुजराती भावना है। इस तरह का ब्रांड पोजिशनिंग करना है और इस तरह का क्रिएशन करना है। और मुझे आशा है, मोदी साहब का विजन है, यहाँ पे गिफ्ट सिटी बना है, तो फाइनेंस सिटी बना गांधीनगर के बाजू में गिफ्ट सिटी। तो वो सिंगापुर, हांगकांग, आज न्यूयॉर्क, ये पहले फेज में ये अहमदाबाद गांधीनगर है ना, वो भारत का कैपिटल बनेगा 10 साल में, और 20-25 साल में वो दुनिया का आर्थिक कैपिटल बनेगा। तो संभावना गुजरात में है। आध्यात्मिक पाटनगर में गुजरात वो संतों की और महापुरुषों की भूमि रही है। तो गुजरात में लोगों की चेतना इतनी बढ़े, उसका मनोबल, आत्मबल इतना स्ट्रांग हो, तो गुजरात विश्व का आध्यात्मिक भी पाटनगर बन सकता है। और गुजरात विश्व का राजकीय पाटनगर मतलब विश्व का रिसोर्स को एग्रीगेट, इंटीग्रेट करे, विश्व को कहाँ ले जानी वो दिशा दे। तो पाटनगर होता है वो दीवा दांडी हो। तो ये तीनों विजन मोदी साहब का है। उस तीनों विजन को मुझे एग्जीक्यूशन में छोटा सा रोल करना है। ये तीनों विजन महात्मा गांधी जी के थे, सरदार पटेल के थे। गुजरात की स्थापना हुई तो ये विजन रविशंकर महाराज का था। तो ये जितने भी ग्रेट लीडरों ने गुजरात के लिए विजन रखा है, भारत के लिए विजन रखा है, वसुधैव कुटुंबकम दुनिया के लिए विजन रखा है, उसका आइडल एग्जीक्यूशन करना है तो गुजरात इज अ राइट प्लेस। और मेरे लिए जो भी मेरी 64 ढांगध्रा हड़ौद विधानसभा है, उसको मुझे आदर्श रूप में बनाना है। मेरा एक एक गांव का सरपंच समरस हो, मेरी गुजरात की खेती में मेरी ढांगध्रा हड़ौद की एग्रीकल्चर वो इजराइल से भी आगे हो, वहां पे स्टेट फॉरट्रैक, रेलवे, नर्मदा की कैनाल, सब कुछ है। तो इंडस्ट्रियल बेल्ट में वो चाइना जैसा बेल्ट वहां पे डेवलप हो, अहमदाबाद और कच्छ के बीच में से वो निकलता है। और
शिक्षण की व्यवस्था में बहुत वहाँ पे ग्रेड एजुकेशन ये सब करना है। तो मुझे धांगध्रा हड़ौद विधानसभा के लिए आप सभी का, जिसमें आपकी मास्टरी हो, वो सबका मुझे सहयोग चाहिए। गुजरात के विकास के लिए भी मुझे आप सबका सहयोग चाहिए। आप सब टैलेंटेड हो, कुछ ना कुछ आपने क्रिएट किया है, मिलके को क्रिएशन करके दुनिया के लिए गुजरात को रोल मॉडल बनाए। और गुजरात के लिए जो सीधा मेरे पावर में है, जहाँ पे मैं एग्जीक्यूशन बहुत आराम से कर सकता हूँ, वो धांगध्रा हड़ौद, मोरबी डिस्ट्रिक्ट, सुरेंद्रनगर डिस्ट्रिक्ट, ये 2 डिस्ट्रिक्ट और कच्छ को और अहमदाबाद को जोड़ने वाली ये दोनों डिस्ट्रिक्ट है। मेरी विधानसभा दोनों डिस्ट्रिक्टों से आधी आधी रहती है। तो अहमदाबाद से कच्छ है वो बहुत अच्छी तरह डेवलप हो सकता है। तो उसमें मुझे आप सबका कुछ ना कुछ रूप से सहयोग चाहिए। मेरा माइंड सेट मैंने इस तरह बना लिया है कि इस दुनिया में मैं आया हूँ, इस दुनिया से चले जाना वाला हूँ। तो इस ब्रह्मांड में पृथ्वी नहीं तब भी ब्रह्मांड था। तो पृथ्वी मिट भी जाएगी तो भी ब्रह्मांड हो गया। तो मेरा तो बहुत आयुष्य उसके सामने छोटा है। तो उसमें मुझे मेरे लिए नहीं करना, सबके लिए करना हो। और सब में मेरा आ गया तो मैं मेरे बेटे को, मेरे भाई को, वर्मोरा कंपनी, उसको मैंने डेलीगेशन कर दिया है। उन लोगों ने अभी 5 महीने पहले अमेरिकन कंपनी के साथ, कार्लाइन कंपनी है, वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट इक्विटी फंड है, उसने 100 मिलियन 28% स्टेक लेके वर्मोरा में डाला हुआ है। और मेरे भाई और बेटे और परिवार मेरा, ग्लोबल बनने के लिए आपको ग्लोबल पार्टनर चाहिए। लोकल पार्टनर जब तक रहेंगे हम लोकल ही बनेंगे। तो लोकल से ग्लोबल बनना है, परिवार से ग्लोबल कल्चर बनाना है। तो ग्लोबल पार्टनर, जब तक हम ऐसे पार्टनर को नहीं ढूंढेंगे तब तक अपना स्केल नहीं होगा। तो वर्मोरा में वो अमेरिकन पार्टनर आए, उसके बाद कल्चर उसका बहुत तेजी से शिफ्ट हो रहा है, को क्रिएशन हो रहा है। और मोरबी में हम मैन्युफैक्चरिंग में बहुत आगे थे और हम ब्रांड में, मैनेजमेंट में, पीपल मैनेजमेंट में, मनी का रिसोर्स में, ये सब में हमारी लिमिटेशन थी। तो हमने को क्रिएशन करके इसकी स्पीड को बढ़ाने का काम शुरू कर दिया है। मोरबी अभी 50,000 करोड़ का क्लस्टर है। मैं यहाँ पे फाइनेंस सेक्रेटरी को मिला कि मोरबी 50,000 करोड़ का क्लस्टर बनाने में 22 साल लगा। क्यों लगा? हम बाय डिफॉल्ट चाहे, और अगर हम बाय डिजाइन से करें ना, तो 50,000 करोड़ वाला क्लस्टर 2.5 लाख करोड़ का क्लस्टर हो सकता है। और आज तक हमने मोरबी में कमोडिटी प्रोडक्ट बनाई, टाइल्स इंडस्ट्री जब फैशन इंडस्ट्री बन गई है, तो उसमें 1,000 रुपये फुट, 2,000 रुपये फुट की भी टाइल्स बन के दुनिया में सेल हो सकती है। चाइना ने बरसों तक कमोडिटी में काम किया, उसके बाद वीवो, वन प्लस, ये ब्रांड क्रिएट किया। ब्रांड क्रिएट करने के बाद उसका वैल्यू बढ़ गया। तो हम गुजरात से ब्रांड बनाए, मोरबी से ब्रांड बनाए और इसकी स्केल पे लेके जाए तो ये 2.5 लाख करोड़ का क्लस्टर बन सकता है। ऐसे मैंने 13 क्लस्टर को आइडेंटिफाई किया है। गुजरात का जल्दी बहुत बड़ा ग्रोथ करना है तो 13 क्लस्टर बनाने पड़ेंगे। और गुजरात को एक नरेंद्र भाई ने जो वाइब्रेंट गुजरात बनाया, गुजरात की ब्रांड पोजिशनिंग बनाई है, अभी भारत की ब्रांड पोजिशनिंग बनाई है। तो ब्रांड पोजिशनिंग का लिवरेज लेना है। भारत को भी दुनिया देखने का नजरिया बदल गया है, गुजरात को देखने का नजरिया बदल गया है। तो वो रिसोर्स लेके आते हैं तो अपने लोगों की तैयारी होनी चाहिए। उस रिसोर्स को जल्दी से जल्दी प्लग एंड प्ले किया जाए, चाहे टैलेंट हो, चाहे मनी हो, चाहे टेक्नोलॉजी हो। मैन पावर तो अपने पास है ही। तो ये सबका कॉम्बिनेशन करके हमें लीड लेना है। और श्याम जी बहुत अच्छी बात करते हैं कि ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ही ग्रेट पावर आते हैं। तो लीडरशिप इज नॉट टाइटल, लीडरशिप इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, लीडरशिप इज अ फिलोसॉफी, लीडरशिप इज अ एटीट्यूड। तो लीडर बनना का मतलब कि आपको सबको आगे जिताना है। तो मैं जो थियरी फिलोसॉफी सीखा हूँ कि मुझे किसी को जिताना है, मुझे नंबर 2 रहना है, किसी को नंबर 1 बनाना है। आई क्रिएट लॉट ऑफ नंबर 1। जो आदमी नंबर 1 बहुत बड़े बहुत क्रिएट करते हैं, वो बाय डिफॉल्ट वो नंबर 1 हो गया, नंबर 2 होने के बावजूद भी नंबर 1 हो गए। तो जितने भी ग्रेट लीडर हुए हैं, उसने बहुत लोगों, धीरू भाई ने बहुत लोगों को बनाया, प्रमुख स्वामी महाराज ने 1300 साधु को बनाया, गांधी जी ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल ने बहुत लोगों को बनाया। तो जो ग्रेट लीडर होते हैं वो बहुत लोगों को क्रिएट करते हैं। तो मैं ये फिलोसॉफी सीख चुका हूँ कि मुझे किसी को जिताना है। और जिताने के लिए एक मेरे यहाँ ड्राइवर आया, ऐसा नहीं बोलेगा कि मुझे 1.5 लाख 15,000 की सैलरी, उसको आप रिस्पेक्ट दो, उसको प्रेम दो, उसको भावना दो, उसका आउटपुट बढ़ जाएगा।
आपके पास कोई टैलेंट लेके आ रहा है, उसको आप रिस्पेक्ट दो, वो आपको बहुत तेजी से आपको सरेंडर हो जाएंगे। तो जहां कोई भी आदमी हो उसको आप रिस्पेक्ट दो, और खाली बोलने के रिस्पेक्ट नहीं, अंतःकरण से उसको रिस्पेक्ट दो। चाहे वो श्रम का योगदान दे रहा है, चाहे वो बुद्धि का योगदान दे रहा है, कोई भी योगदान दे, उसको ग्रेटिट्यूड भाव में उसको रिस्पेक्ट दो। जैसे उसको रिस्पेक्ट देंगे, आपको उसका परिणाम है ना, वो मैजिक दिखना शुरू हो जाएगा। तो हम कहीं पे जाते हैं तो सबसे पहले हमें बॉन्डिंग करना है, उससे आत्मीयता बनानी है। जैसे ही अपनी उससे आत्मीयता बन जाती है, वो आपके लिए कुछ भी काम करेगा। तो ये जितने भी ग्रेट लीडर हुए, वो पहले आत्मीयता बनाई, और मैंने जो पढ़ा है उस तरह का आप भी 2000 लीडर को पढ़े, और उसके पढ़ने के बाद अपना एक बिलीफ सिस्टम चेंज हो जाता है। तो मैंने मेरा जितना भी अनुभव था छोटा मोटा वो शेयर किया। और हम कितना भी अनुभव करें, ह्यूमन लाइफ बहुत छोटी है, तो नोइंगली अननोइंगली अपने सुनने में जो आता है, अपने पढ़ने में आता है, हमें जो अनुभव होता है उतनी हम दुनिया बना लेते हैं। और वास्तव में दुनिया बहुत बड़ी होती है। हम कोई भी लेवल पे पहुंचे ना, तो उसको हमें वो बेंचमार्क नहीं मानना है, वो अपना अनुभव था, वो अपना परसेप्शन है। रियलिटी तो बहुत बड़ी है, और दूसरा कोई भी आदमी कितना भी करे, हमें उसके प्रभाव में नहीं आना है। तो समझो कोई आके बोले इलोन मस्क पृथ्वी की वस्ती को मंगल पे लेके जाने वाले हैं, तो उसको हमें बड़ी सोच नहीं माननी। क्यों नहीं माननी है? पृथ्वी भी है, मंगल भी है, यहाँ की पॉपुलेशन है, तो इंस्ट्रूमेंट वहां जा सकती है। मैंने एक रामायण सीरियल में भगवान राम का दूत बन के अंगद गया था, और वहां पे रावण था। तो रावण का मंत्री और अंगद का संवाद चला। तो अंगद ने बोला मैं राम के ओर से आया हूँ उसके दूत बन के। तो रावण के मंत्री ने बोला तू रावण को जानता है? अंगद बोला कौन है रावण? तो बोले उसने 9 ग्रह को जीत लिया है। अंगद फुल हंसने लगा। अंगद ने बोला तू राम को जानता है? कि राम तो वनवासी नहीं है, कि जिसने 9 ग्रह को जीता ना रावण को, उसको रचयिता है ना वो राम है, जो जीता है उसको बनाने वाला ही राम है। तो रावण तो बहुत छोटा हो गया, राम ने बनाया है तो वो क्रिएटर है, उसने तो खाली 9 ग्रह पे कंट्रोल किया था, बनाने वाले राम थे, तो राम बड़े थे। तो मेरा कहने का मतलब ये है, कोई भी आदमी 9 ग्रह को भी कंट्रोल कर ले तो बनाया तो नहीं है ना भाई। तो उस वजह से हम किसी के प्रभाव में नहीं आ जाएंगे। दूसरा, हमने कुछ भी वॉट एवर भी क्रिएट कर लिया, चाहे 1000 करोड़ की कंपनी बना ली, लाख करोड़ की कंपनी बना ली, चाहे कितने भी बना ले, तो हमें अपने ईगो में नहीं आना है। सो व्हाट, तो हमें बीच में रहना है। कुछ हो गया, कहीं भी हुआ तो नथिंग मैटर, नहीं हुआ तो एवरीथिंग इज ओके। तो हमें बहुत कुछ हो गया ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है। तो ये ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में लेना है, ना हमें उत्साह में आ जाना, ना निरुत्साह हो जाना है, और उस सोच से इंक्लूजन में सब कुछ करके जाना है। और मेरा ये लास्ट अनुभव ये रहा कि हम आए और चले जाएंगे, एवरीथिंग इज नाटक है और कुछ नहीं है। अनंत ब्रह्मांड अपने ऑटो मोड पे चल रहा है। तो कभी कभी हम क्या करते हैं, छोटा काम करते हैं और उसका लोड लेके बहुत घूमने लगते हैं। तो अपना एक ईगो होता है, ब्रह्मांड ऑटो मोड में चलता है, हम आए हैं खेल खेल के निकल जाएंगे। तो फ्री होके काम करेंगे ना, तो काम की एफिशिएंसी बढ़ेगी, उसकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी, और हैप्पीनेस फॉर नो रीजन का स्टेट ऑफ माइंड रहेगा। और लोग अपने साथ जुड़ेंगे नहीं, लोग चिपक जाएंगे। जहाँ पे खुश होता है, जहाँ पे पॉजिटिविटी होती है, जहाँ पे क्रिएटिविटी होती है, लोग वहां पे जुड़ते नहीं, सरेंडर हो जाते हैं। तो ये मेरा छोटा मोटा अनुभव रहा, वो मैंने आपसे शेयर किया है। मैं आप श्याम तनेजा, आई लीड। सबको मैं धन्यवाद कहता हूँ, मेरे विचार को यहाँ पे प्रकट करने का मुझे अवसर दिया। आप सबों ने मेरे विचार सुने, उसके लिए मैं आप सबका अंतःकरण से आभारी हूँ। और विचार को इंस्टीट्यूट करना है, विचार के, तो इसके साथ ही मैं समाप्त करता हूँ। थैंक यू।